नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति ऐश्वर्या आप सभी का स्वागत करती हूं अपने नए चैनल स्मृति ऐश्वर्या में। आज की क्लास में हम लोग कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और यदि आपने मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि कोई भी मैं वीडियो नया दूं तो आपके पास उसके मैसेज चले जाएं। और मैं इसलिए आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोलूँगी क्योंकि ये जो चैनल है ये स्टडी विद स्मृति चैनल से ही रिलेटेड है और जो आवश्यकता मुझे उस चैनल से संबंधित लगी, ज़रूरत महसूस हुई तो मैंने इस चैनल को बनाया है। अब कैसे आपका ये हेल्प करेगा ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि पिछली बार जो मैंने वीडियो बनाया था तो उसमें मुझे एक प्रश्न ये भी पूछा गया था कि आपको एक दूसरे चैनल बनाने का ज़रूरत क्यों पड़ा। हमेशा मेरा जो फोकस रहा है वो आपकी तैयारी में आपके हेल्प करने का रहा है, ना कि व्यूअर्स बढ़ाने का, सब्सक्राइबर बढ़ाने का, और ना ही बहुत ज़्यादा लाइक पाने का या फिर बहुत ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ इकट्ठे करने का। ये मेरा मकसद नहीं रहा। हाँ, ये ज़रूर उद्देश्य रहा कि अधिक से अधिक लोगों के साथ जुड़ पाऊँ, तो जिनको आवश्यकता होगी वो मुझे ढूंढ लेंगे, क्योंकि सर्च करते रहते हैं बच्चे। अगर उनको मेरा क्लास पसंद आते हैं, अगर उनको लगता है कि हाँ मैम से अगर मैं पढ़ूँगा तो शायद सक्सेस कर सकूँ, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करेंगे। यदि आपको ऐसा लगता है कि नहीं किसी और से पढ़ना है तो ये आपके के ऊपर डिपेंड करता है। तो मैं ऐसा मतलब बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाना या फिर ये मेरा कोशिश नहीं होता, मेरा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होता है आपके हेल्प को करने का। देखिए, जो चैनल मैं बनाई हूँ स्टडी विद स्मृति, तो काफ़ी ज़्यादा लोग जुड़ गए हैं। आपको अभी 70,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बहुत ज़्यादा हौसला दिया, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन दिया। यही कारण है कि लगातार मैं वर्क करती हूँ और पर डे जी तोड़ मेहनत करती हूँ। ये सिर्फ आपका ही दिया हुआ मुझे हौसला है और आपका ही दिखाया हुआ ये मार्ग है जिस पर मैं चल रही हूँ। और आपको चूँकि मेरी आवश्यकता है और मुझे भी आपकी आवश्यकता है, तो ये दोनों के द्वारा ही ये संभव हो पाया है कि जो उद्देश्य लेकर के मैं चली हूँ तो रास्ता मेरा अभी सही चल रहा है। मैं उसी उद्देश्य को, लक्ष्य को पाने की ओर अग्रसर हूँ। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं 70,000 सब्सक्राइबर हो जाने के। देखिए, उसमें मैं बहुत सारे वीडियो अपलोड करती हूँ टाइम टू टाइम। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप थोड़ा भटकें, जैसे भटकाव किस तरीके से होता है। अब मेरे पास तो 25,000 से 26,000 लोग जो हैं वो व्हाट्सएप पर जुड़े हुए हैं, कुछ स्टूडेंट हैं जो टेलीग्राम से भी जुड़े हुए हैं। तो मैसेज मुझे बहुत सारा आता है। हमेशा ये मैसेज नहीं आता है कि आपके नोट्स चाहिए, आपके हैंड रिटन नोट्स चाहिए, या आपके टेस्ट सीरीज से कैसे जुड़ूँ, या फिर ये वीडियो दीजिए, वो वीडियो दीजिए, ये बुक लिस्ट चाहिए, वो प्ले लिस्ट चाहिए। सिर्फ इसके ही मैसेज नहीं आते, आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। मैं चाहती हूँ कि आपको तैयारी कराते भी रहूँ और साथ ही साथ आपके जो प्रॉब्लम्स हैं मैं उसको भी सॉल्व करते रहूँ। लेकिन प्रॉब्लम्स और समस्याएं इतनी अधिक हैं कि हर दिन उस पर ही अगर वीडियो पर लेकर के आऊँ तो ये कोर्स जो है वो कहीं पीछे छूट जाएगा, और मैं ये नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि आपको एक अच्छा सा मतलब वो सारे क्लासेस कराऊँ, इम्पॉर्टेंट से वो सारे नोट्स दूँ, वो फैक्ट दूँ जो आपके एग्ज़ाम में आपको मदद करते हैं, लेकिन साथ ही साथ प्रॉब्लम को भी सॉल्व करूँ। लेकिन एक चैनल पे ये मुश्किल था मुझे कर पाना। मैं चाहती हूँ कि आपके लिए जो ये काम शुरू किया है मैंने प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, तो इसके लिए मुझे एक अलग से प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती थी। मैं अगर ये वीडियो अगर स्टडी विद स्मृति चैनल पे दूंगी तो और बहुत सारे व्यूज़ आएंगे, बहुत सारे मैसेज आएंगे, लेकिन प्रॉब्लम आपको हो जाएगी जो इस प्रॉब्लम से रिलेट नहीं करते हैं। फिर उनको भी ये नोटिफिकेशन जाएगा और बार बार वो डिस्टर्ब होंगे अपनी तैयारियों में कि बार बार चैनल से आता है नोटिफिकेशन। मैं ये नहीं चाहती। मैं ये चाहती हूँ कि प्रॉब्लम्स उन तक ही रहे जिनको ज़रूरत है। देखिए, आप सभी जो हैं इस चैनल के साथ जुड़ जाएं, और अगर आप मेरे ग्रुप से जुड़े हैं, ख़ास करके अगर आपने मेरे नोट्स को लेकर के रखा है, तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़ें। मतलब
इसलिए क्योंकि अगर मुझे ग्रुप से भी रिलेटेड कोई भी मैसेज मुझे देनी होगी, किसी दिन छुट्टी रहा या किसी दिन कोई भी प्रॉब्लम होगी, तो इसी चैनल के माध्यम से ही मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। तो अगर आप मेरे ग्रुप से जुड़े हैं, आपने मेरे नोट्स को लेकर के रखा है, तो इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लें। अब हम लोग आते हैं मेन मुद्दा पे। चूँकि ये चैनल बात ही करने के लिए है, स्पेशली आपके प्रॉब्लम को ही सॉल्व करने के लिए, तो बातें अधिक से अधिक होंगी। और पढ़ाई के लिए तो आपका स्टडी विद स्मृति चैनल है ही। तो देखिए इसमें क्या है ना, प्रॉब्लम्स अब हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं, मैंने इसको नोट डाउन कर लिया है। मैंने इसलिए नोट करके रखा है कि मैं भूल जाती हूँ कि कभी कभी किसी के प्रॉब्लम्स होते स्किप कर जाते हैं। मैं आपको बोल रखी होती हूँ कि मैं इस पर वीडियो बना दूँगी, जल्द से जल्द वीडियो बना दूँगी, लेकिन चूँकि भूल गई इसलिए बन नहीं पाया। तो आपके मैसेज मुझे मिलते हैं कि आपने बनाया इस क्लास को, तो मैं फिर मुझे याद आता है कि नहीं मुझे बनाना था। तो आज मैं किसी के प्रश्न को, पिछले एक सप्ताह के आए हुए जो बार बार ज़्यादा से ज़्यादा पूछे गए प्रश्न हैं, तो उसको मैं स्किप ना करूं, इसलिए मैंने इसको नोट डाउन कर लिया है। तो मैंने कौन कौन से प्रश्न हैं जो आज कुछ दिनों में मुझसे पूछे गए हैं। तो पहला जो प्रश्न है वो है, मुझे लगता है कल ही ये प्रश्न मुझसे पूछा गया फ़ोन करके, तो मैंने बोला कि मैं इससे वीडियो बना दूंगी, क्योंकि फ़ोन पर और मैसेज के माध्यम से समझा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए क्या है कि प्रश्न है कि जेपीएससी के मेंस की तैयारी कैसे करें और जेपीएससी के और कब करें, ये प्रश्न है। तो ये मैं आपको बताऊंगी, पहला प्रश्न है आज का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो अधिक से अधिक आया हुआ है कि जेपीएससी का नोटिफिकेशन कब आएगा, ये अगला प्रश्न है। आप लोगों को थोड़ी इस प्रश्न पे हंसी भी आ रही होगी, और बहुत सारे लोग होंगे जो बहुत एक्साइटेड होंगे कि मैम के द्वारा क्या बताया जा रहा है। और मैं इन सारी चीज़ों को बार बार मैं बताती नहीं हूँ, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं रहता है। मैंने अभी पता किया है जेपीएससी ऑफिस में, मैंने बात की है, तो मैं उसके आधार पे मैं आपको ये बताऊँगी कि जेपीएससी का नोटिफिकेशन कब आएगा। फिर अगला प्रश्न है कि जेएसएससी का एग्ज़ाम डेट के बारे में, कि कब आने वाले एग्ज़ाम डेट, ये भी मैं आपको बताऊंगी। फिर नेक्स्ट है कि क्या करूं पढ़ते पढ़ते मन उब गया है, ये भी प्रश्न आए हैं कि अब एकदम पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, पढ़ते पढ़ते अब एकदम मन उब गया है। और एक नेक्स्ट प्रश्न है कि जो बहुत ही मैं चाहती थी आपसे शेयर करना, कि आपके जो नोट्स हैं, मैंने जो भी आपको नोट्स दे के रखा है, मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं, टेस्ट सीरीज़ हैं, तो इसको हम लोग किस तरीके से पढ़ें। और एक प्रश्न और भी आता है कि इसके प्रिंट किस तरीके, मतलब जीरोक्स निकालने में बहुत खर्च भी आ जाती है, तो इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं नहीं चाहती हूँ कि आपके जेब से ज़्यादा पैसा निकले या फिर आपके खर्च हों। आप मुझसे बोलते हैं कि कितने पेजेस के नोट्स हैं या पीडीएफ हैं, तो अगर मैं आपको फ्री में भी देती हूँ ये सारे नोट्स ना, तो भी अगर आप इसका जीरोक्स निकालते हैं तो खर्च तो आता ही है। तो इस पे ही आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। और आप लोगों का ये कहना था कि मैं आप लोगों को ये भी प्रश्न हमेशा मुझे मैसेज आता है कि आप मुझे बाय पोस्ट ये सारे नोट्स दें, तो उस पर भी मैं डिस्कस करूँगी। मैं अपनी भी कुछ प्रॉब्लम है वो भी मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि अगर आप मतलब इस समाज के अगर हिस्सा हैं और अच्छे से तरीके से आप समझते हैं समाज को, तो आप मेरे भी प्रॉब्लम्स को ज़रूर समझेंगे और किस तरीके से मैं वर्क करती हूँ हम लोग उसको भी बताएंगे। अब हम लोग सबसे पहले आज का प्रश्न लेते हैं कि मेन की तैयारी कब करें, मेंस की, जेपीएससी की मेंस की तैयारी कब करें और कैसे करें। तो मैंने पिछली बार एक वीडियो दिया था, उसमें भी मैंने बताया था कि जब आप ये सोच लेंगे कि आपको जेपीएससी की तैयारी करनी है, तो ये ना सोचें, कभी भी माइंड में, जहन में ना रखें कि जेपीएससी के प्रीलिम्स की तैयारी करनी है। अगर आपके में जहन में ये बात होगा कि मैं पीटी की तैयारी कर रहा हूँ, कब आएगा डेट, मुझे पीटी के एग्ज़ाम देने हैं, तो उससे कुछ नहीं होगा। आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो आपको आप जब ये सोच लेते हैं कि आपको जेपीएससी की तैयारी करनी है, तो आप साथ में सारे को जितने भी चरण हैं वो सबको साथ में लेकर के चलिए। और कैसे करनी है,
शुरुआत तो ये होगी कि आपको साथ में सब करनी है, प्रीलिम्स के भी, मेंस के भी, इंटरव्यू के भी, तीनों की साथ में करनी है। इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो जेपीएससी में हो या फिर यूपीएससी में हो या बीपीएससी में कभी किसी से कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर जो टॉपर्स होते हैं वो किस तरीके से उसके आंसर को देते हैं। तो ये चीज़ आपको जानना ज़रूरी हो जाता है। तो इसकी भी आप तैयारी साथ साथ करते रहिए, अपने दोस्तों के साथ बात कीजिए, थोड़ा डिस्कस कीजिए, किसी भी मैटर पे अपना पक्ष रखिए। और वो पक्ष होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ना तो एक पत्रकार की तरह होना चाहिए और ना ही एक राजनीतिज्ञ की तरह होना चाहिए कि आप राजनीति से आप ये ओतप्रोत हों। नीतिगत आपका आंसर होना चाहिए कि हाँ क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं, किस तरीके से उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। बहुत सारे जो पॉजिटिव एक मार्ग अपनाते हुए, एक सकारात्मक राय रखते हुए, पक्ष रखते हुए अपने आंसर को दीजिए। तो ये साथ में आपको तैयारी करनी होगी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की। और कैसे करनी है आपको जेपीएससी के मेंस की तैयारी, अब हम लोग जानते हैं। देखिए, जेपीएससी के मेंस के लिए आपको क्या करनी होगी कि सबसे पहले तो सिलेबस देखना है। थोड़ा सा डिस्कस करते हैं सिलेबस के बारे में। 6 पेपर आएंगे आपके, जिसमें से कि फर्स्ट पेपर में हिंदी और इंग्लिश ग्रामर से और निबंध लिखने भी आता है, तो हिंदी इंग्लिश के पेपर होंगे, उसके नंबर ऐड होंगे। आप इस बात को मान करके चलिए, जब आपके मेरिट बनेंगे तो इसके भी नंबर ऐड होंगे। तो हिंदी और इंग्लिश ग्रामर है वो आपको करनी है, इसमें मिनिमम आपको 30% नंबर लाना ही लाना है। तो ये जब उसके बाद आपको सेकंड पेपर में लिटरेचर पढ़ना है। लिटरेचर आप तभी सेलेक्ट करेंगे जब आप फॉर्म भर रहे होंगे। जब नोटिफिकेशन आएगा और जब फॉर्म भरने का डेट आएगा तो उस समय में आपसे एक लिटरेचर विषय पूछा जाएगा। तो उस समय में आप ये नहीं सोचेंगे कि आपसे एग्ज़ाम देने का माध्यम पूछा जा रहा है हिंदी में या इंग्लिश में। आपसे एक लिटरेचर का विषय पूछा जा रहा है कि आपको कौन सा लिटरेचर सेलेक्ट करना है। उसमें बहुत सारे होंगे अलग अलग लिटरेचर्स में, जैसे कि कुडुक हो गया, कुरमाली हो गया, पंचपरगनिया हो गया, नागपुरी हो गया, खड़िया हो गया, बहुत सारी भाषा, खोरठा हो गया, और हिंदी है, इंग्लिश है, उर्दू है, संस्कृत है, बांग्ला है, उड़िया है, बहुत सारी ऐसी भाषाएं जो आपको ऑप्शन में आएंगी। तो आप उसी समय में ये सेलेक्ट कर लेंगे कि आपको कौन सा लिटरेचर पेपर लेना है, और जो लिटरेचर पेपर आपने सेलेक्ट किया होगा उसी लिटरेचर पेपर से आपका मुख्य परीक्षा का जो सेकंड पेपर होगा वो होगा। और इस बात को आप मान के चलिए कि जब आप सेकंड पेपर की तैयारी करेंगे, केवल सेकंड पेपर की मैं बात कर रही हूँ, चाहे आपने हिंदी लिटरेचर लेके रखा हो या इंग्लिश लिटरेचर लेके रखा हो, अगर आपने सेकंड पेपर लिया है तो मिनिमम 6 महीने का आपको टाइम चाहिए। मिनिमम का मैं बात कर रही हूँ, मिनिमम 6 मंथ का आपको टाइम चाहिए उस पेपर को तैयार करने के लिए, उसके पेपर को कंप्लीट करने के लिए। जब प्रीलिम्स के जब रिज़ल्ट आ जाएंगे उसके बाद सिर्फ आपको 3 या 4 महीने का टाइम मिलेगा, उसके बाद आप मेंस लिखेंगे। तो 6 महीना की जो तैयारी होती है अगर लिटरेचर पेपर की, तो उस 6 महीना की तैयारी को आप 3 महीने में कैसे करेंगे और रिवीजन कब करेंगे। अगर पर डे एक टॉपिक भी अगर आप पढ़ते हैं ना तो भी आपका क्लियर नहीं होगा, सिर्फ रीड करते हैं तो भी आपका क्लियर नहीं होगा। कब आप उसका आंसर राइटिंग करेंगे, कब उसका रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन मस्ट होता है बाबू। जब तक आप रिवीजन नहीं करते हैं, एक ही आंसर को 3 बार 4 बार नहीं लिखेंगे, तब तक एग्ज़ाम में उतने अच्छे तरीके से आप प्रेजेंट नहीं करेंगे। और मैं अपने पर्सनल अनुभव से बोल रही हूँ, मेरा रिवीजन नहीं था, मेरे उतने अच्छे तरीके से आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस नहीं था। बहुत सारे लोगों का नहीं होता है, फाइनल सिलेक्शन यहीं रुक जाता है। तो आपको प्रैक्टिस भी करनी है, रिवीजन भी करनी है, चैप्टर सारे पढ़ने भी हैं, सारे चैप्टर पढ़ने हैं, कुछ नहीं छोड़ना है। तो आपको 6 महीने का टारगेट तो लेकर के चलना ही चलना है। तो आप अभी से आपको ये काम लगना होगा। प्रीलिम्स के साथ साथ ही आपको अब एक तरीके से आप इसको ऑप्शनल पेपर, लिटरेचर को आप एक ऑप्शनल पेपर की तरह से लेकर के चलें। और ऑप्शनल में जिस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनका ऑप्शनल पेपर रहता है वो बीपीएससी में हो या यूपीएससी में, और उसी तरीके से इसमें भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ऑप्शनल पेपर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। फिर एक उसका अच्छा से आंसर तैयार करना, उसको रोज़ नोट करना, उसको लिखना, और फिर उसका रिवीजन करना। ये सारी चीज़ें आपको स्टार्ट कर देनी होगी जल्द से जल्द।
जितना जल्दी हो सके। आप जब आपके मन में है कि आपको जेपीएससी क्वालिफाई करना है तो आपको पूरे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, नहीं तो आपको करना ही नहीं है, आप रहने दीजिए। फिर प्रीलिम्स ही निकाल के नहीं रहने देना है या फिर मेंस ही निकाल के नहीं रहने देना, आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो चाहिए, और ये तभी संभव है जब एक साथ आप सब की तैयारी करते हैं। फिर जो थर्ड पेपर होता है वो हिस्ट्री ज्योग्राफी का होता है, फोर्थ पेपर होता है वो पॉलिटी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का होता है, फिफ्थ पेपर इकोनॉमिक्स का होता है, और सिक्स पेपर होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, जिसमें आपको एग्रीकल्चर साइंस भी पढ़ने होते हैं। तो ये तो 6 पेपर हो गए मेंस के। और लिटरेचर का तो आपने हिसाब किताब जाना ही कि 6 महीने लगते हैं। और बाकी के अगर सिलेबस को देखिए, क्योंकि मैं कर रही हूँ टॉपिक वाइज मैं कर रही हूँ, आपको पता नहीं है कि अगर धर्म सुधार आंदोलन है तो धार्मिक अगर आंदोलन है जिसमें भक्ति काल आपको पढ़ने हैं, सूफी आंदोलन पढ़ना है, फिर भक्ति आंदोलन पढ़ना है, तो यहाँ से कई प्रश्न बनते हैं। और क्या प्रभाव पड़ा इसका भारत पर, इसका क्या प्रभाव पड़ा, जो धर्म सुधार आंदोलन हुए इसका क्या प्रभाव पड़ा, या फिर सूफी संप्रदाय के बारे में आप बताइए, उस पर एक निबंध लिखिए। सूफी आंदोलन के बारे में, माफ़ कीजिएगा, सूफी आंदोलन के बारे में एक निबंध लिखिए। या फिर भक्ति आंदोलन के बारे में अगर आपको पूछा भक्ति आंदोलन की क्या विशेषता थी, या भक्ति आंदोलन का के उत्पत्ति का मतलब उसके उद्भव का क्या कारण था, क्यों भक्ति आंदोलन हुआ, भक्ति आंदोलन का प्रभाव क्या पड़ा, खासकर भक्ति आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा, फिर सूफी आंदोलन जो हुआ था उसका क्या प्रभाव पड़ा था, या दोनों ही आंदोलन के क्या प्रभाव पड़े थे। देखिए यहाँ एक ही चीज़ से कितने प्रश्न पूछे जा सकते हैं, कितने तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और हर एक प्रश्न को अगर आप 40 अंक रख लीजिए तो आपके लगभग 800 या 900 शब्दों में अगर आपको इसके आंसर लिखने हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितना ये टाइम टेकन है, ये टाइम लेगा आपसे। तो आपको अब आपकी अगर तैयारी अगर अभी से नहीं होगी तो आप इसकी तैयारी कब करेंगे, कब आएगा ये समय कि आप मेंस की तैयारी कीजिएगा। प्रीलिम्स की पढ़ाई आप कर रहे हैं तो लगभग इतने सालों से आप केवल प्रीलिम्स पढ़ रहे हैं, तो प्रीलिम्स तो थोड़ा आसान होता है ना, पहला प्रारंभिक परीक्षा होता है, ये थोड़ा इजी होता है, इसमें इसके नंबर भी आपके मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। लेकिन मेंस जो होता है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपको लिखना होता है और इसके नंबर भी जुड़ते हैं। आपके जब मेरिट तैयार होंगे तो इस नंबर में वेस्ट होंगे, आपको अच्छा अंक ले करके आना है, आपको अपना बेस्ट देना है यहाँ पर। तो आप इसकी तैयारी जो है एक सिस्टमेटिक तरीके से एक टाइम टेबल बना करके और सिलेबस के आधार पे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक को ध्यान में रख के, कैसे क्वेश्चन किस टॉपिक से पूछे जाते हैं उसको ध्यान में रख के आप इसकी तैयारी जो है आप स्टार्ट कर दीजिए। और कुछ भी असंभव नहीं है जीवन में, आप न मतलब कोई चीज़ जीवन में असंभव नहीं है, इस बात को आप मान करके चलिए। तो सारे निकालते हैं, बहुत सारे जो निकालते हैं, यूपीएससी निकालते हैं, जेपीएससी क्लियर करते हैं, बीपीएससी क्लियर करते हैं, तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं, मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ, हम लोग भी कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। और उम्मीद रखिए और समय आपके पास प्रॉपर है, आप कोई बहाना नहीं बना सकते हैं कि आपके पास टाइम नहीं मिला। आप कितना कोई टाइम देते हैं, पीसीएस की परीक्षा की तैयारियों में पिछले 4 साल से तो वैकेंसी आ ही नहीं रही है, आपने अभी सोच करके रखा है कि जेपीएससी की तैयारी करनी है, तो आपको पास इनफ टाइम है, आप तैयारी कीजिए। ये क्या बात हुआ कि पढ़ते पढ़ते अब मन हो गया, आपने कितना पढ़ लिया है। मैं पिछले 1 साल से पढ़ा रही हूँ लगातार। मुझे जहाँ तक याद है कि जेएसएससी सीजीएल का नोटिफिकेशन जब आया था, मुझे याद नहीं है किस मंथ में आया था, ऐसे मैंने कभी तैयारी कराना छोड़ा नहीं था। बीच में 2 महीने के लिए मैंने रेस्ट लिया था जब पंचायत सचिव का मेरा ये था कंप्यूटर वाला एग्ज़ाम था, तो मुझे नहीं आती थी कंप्यूटर चलाना, या फिर तो मैंने इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले करके रखा था और मुझे घर आके प्रैक्टिस भी करनी होती थी, तो मैंने 2 महीने नहीं पढ़ाया। तो मैं तो जैसे सीजीएल का जब नोटिफिकेशन आया था तभी से लगातार क्लास ले रही हूँ, और मुझे अभी भी लगता है कि ये बचा हुआ है, वो बचा हुआ है। अभी कल मैं झारखंड स्पेशल आपको पढ़ा रही हूँ और दूसरे सब्जेक्ट को मैंने टच भी नहीं किया है, तो मेरा सिलेबस अभी ख़त्म ही नहीं हुआ है। और पर डे का मैं लगभग 12, 13, 14 घंटा जो है वो आप में ही देती हूँ, 13-14 घंटे मैं आप में देती हूँ। मैं लगभग मैं एक कोर्स भी स्टार्ट कर रही हूँ, मैं अभी आपको बता दूँ। मुझे जहाँ तक लगता है कि टेक्निकल टीम ने वो कोर्स लॉन्च भी कर दिया होगा, जल्दी मैं आप लोगों को भी इसके बारे में
इन्फॉर्म कर दूंगी, या फिर आपके ग्रुप में मैं उसको सेंड कर दूंगी उसके बारे में। मैं JSS CGL के लिए और JPSC के लिए मैं ये लेकर के आ रही हूँ, क्या बोलते हैं उसको, एक कोर्स बना रही हूँ जिसमें सारे झारखंड से संबंधित वो सारे टॉपिक जो होंगे सिलेबस के आधार पे, वो सारे को मैं उसमें लेकर के आ रही हूँ। और साथ ही साथ अदर सब्जेक्ट भी होंगे उसमें, जो अलग अलग अच्छे अच्छे टीचर के द्वारा आपको पढ़ाए जाएंगे, बड़े बड़े यूट्यूबर्स के द्वारा। आप मैथ्स से क्लास हो जाएंगे, रीजनिंग के क्लास हो जाएंगे, साइंस से क्लास होंगे, जनरल स्टडी का क्लास होगा, उसमें झारखंड में करा रही हूँ। तो अगर आप वो पूरे कोर्स को चाहते लेना, पूरे कोर्स को ले लीजिए। सिंगल मेरिट से झारखंड पढ़ना चाहते हैं तो वो कोर्स अलग से मिलेगा आपको। तो इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन मैं कर रही हूँ इतना दिन से, तो ये कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। तो फिर आप कैसे, आपको लगता है कि आप पढ़ते पढ़ते आपका मन उब गया है, तो जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए, मन को आपको नहीं उबाना है, जुनून के साथ लगे। और एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ कि जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो इसको फेस्टिवल की तरह लेकर के चलिए। फेस्टिवल में कितना उत्साह रहता है, कितना उमंग रहता है। जब तक वो फेस्टिवल बीत नहीं जाता है तब तक लोग कितने एनर्जेटिक रहते हैं, और दिनों की अपेक्षा उस समय में वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा ऊर्जावान रहते हैं। तो अभी तो आपके एग्ज़ाम हुए ही नहीं हैं, एग्ज़ाम की तैयारियां चल रही हैं। अगर आपके अंदर वो जज्बा है कि आपको एग्ज़ाम को क्लियर करना है, आपको वो पद चाहिए, आपको वो पोस्ट चाहिए, यदि आपको कहीं डाउट लगता है कि वो पोस्ट आपके लिए नहीं बना है, तो फिर आप अपना 100% ऐसे भी नहीं दे सकते हैं। तो आप फिजूल में आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। उस एनर्जी को आप उन चीज़ों में 1-2 दिन आप चिंतन के लिए टाइम निकाल लीजिए। आप चिंतन कीजिए, इस चीज़ को सोचिए कि कब मैं किस लिए बना हूँ, मैं क्या करना चाहता हूँ। क्योंकि मैंने भी ये चिंतन किया है, मैं आपको बताऊंगी मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं क्या करना चाहती हूँ। क्या मैं PCS का एक अधिकारी बनना चाहती हूँ, या फिर लोगों का सेवा मैं NGO के थ्रू करना चाहती हूँ, समाज सुधार की तरफ जाना चाहती हूँ, राजनीति में जाना चाहती हूँ, मैं करना क्या चाहती हूँ। अगर मैं राजनीति में जाना चाहती हूँ और मैं आपको YouTube चैनल के द्वारा आपको मैं पढ़ाने लगी, तो ये मेरा टाइम व्यर्थ होना हुआ ना। मुझे राजनीति की तरफ आपको जाते हुए मैं चाहती कि मैं वो मार्ग अपनाऊँ जो राजनीति की तरफ मुझे लेकर के जाता है, ना कि एजुकेशन फील्ड में मुझे लेकर के जाता है। तो ये टाइम वेस्ट हो जाता है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आपको JSS ही क्लियर करना है, आपको सचिवालय सहायक ही बननी है, CGL ही कंप्लीट करना है, तो आप लगातार इसमें लगे रहिए, बिना थके, बिना रुके आप लगे रहिए। और ये सोचिए कि अगर आप 1-2 दिन भी अगर आप रुक जाते हैं, तो कई लोग आपसे पीछे निकल जाते हैं। वो लोग जो बिना रुके और बिना थके निरंतर वो प्रयास रहते हैं, और वो चले ही जा रहे हैं, वो बढ़े ही जा रहे हैं। चाहे वो कछुए के चाल में, मतलब एक कछुआ जो है वो लक्ष्य अपना निर्धारित करके वो चला ही जाता है, निरंतर चला ही जा रहा है, वो जा रहा है। और खरगोश जो बहुत तेज़ी से दौड़ता है, वो सोचता है मेरे साथ तो कछुआ चल रहा है, तो वो रुकता है, आराम करता है, उसको नींद आ जाती है, फिर इसी तरीके से कछुआ आगे निकल जाता है। तो आप किसी को मौका नहीं दीजिए, आप उस मौके को अपने लिए रखिए। आप कहीं रुकिए नहीं, कहीं थकिए नहीं, पूरे ऊर्जावान तरीके से अपने एग्ज़ाम की। हाँ, सब्जेक्ट आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आप पढ़ते पढ़ते हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते मन हो गया, तो आप उसको इतिहास विषय को ले मतलब जो भूगोल विषय या फिर कोई दूसरे सब्जेक्ट जो आपको इंटरेस्टिंग हो, तो वो पढ़ सकते हैं। करंट अफेयर्स पढ़िए, अन्य चीज़ों को भी आप जानने की कोशिश कीजिए, फिर पढ़ाई में लग जाइए। 1-2 दिन ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, फिर पढ़ाई में लगिए, थोड़ा चिंतन कीजिए, आप क्या चाहते हैं, किस रास्ते जाना चाहते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में भी थोड़ा सोचिए। ये तो हो गया क्या करूँ, पढ़ते पढ़ते मन नहीं हो गया उनके लिए। फिर मेंस की तैयारी कैसे करनी है ये भी मैंने आपको बता दी। अब आते हैं हम लोग ये कि JPSC के नोटिफिकेशन के बारे में, कि कब आएगा JPSC का नोटिफिकेशन। ट्विटर पे मुख्यमंत्री जी एक्टिव हैं और प्रश्न मुझसे पूछा जाता है। मैं एक छोटी सी यूट्यूबर हूँ, छोटा सा, बहुत ही मैं अपने आप को बहुत तुच्छ समझती हूँ इस फील्ड में, क्योंकि मैं दूसरे को देखती हूँ कितने सारे उनके सब्सक्राइबर रहते हैं, एक कितना सारा व्यूज़ रहता है, कितने लोग उनको फॉलो करते हैं। इस मामले में देखा जाए तो मैं बहुत मतलब मेरा चैनल बहुत छोटा है, लेकिन मैं इससे प्रसन्न रहती हूँ, मैं खुश हूँ, इतने से ही मैं खुश हूँ। और बढ़े, लोग और जाने,
बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्प ले, ये भी है, लेकिन हर एक परिस्थिति में खुश रहती हूँ। तो जेपीएससी का नोटिफिकेशन, आप तो मुख्यमंत्री से भी ये प्रश्न पूछते होंगे कि उनके पास ट्विटर पे मैसेज करके कि कब आएंगे नोटिफिकेशन, आपने तो पिछले साल ऐसा वादा किया था, अभी ये वादा भूल रहे हैं, बेरोजगारी दर बढ़ते जा रही है, आपने तो कहा था कि जेपीएससी के नोटिफिकेशन साल में 2 बार आएंगे, अभी तक एक भी नहीं आया है, और फॉर्म 2 बार भरे जाएंगे, 2 बार आपको मिलेगा मौका जेपीएससी के एग्ज़ाम देने के, लेकिन अभी तक एक भी नहीं आया है। तो ऐसे प्रश्न आप शिक्षा मंत्री से भी किए होंगे, आपने जेपीएससी में भी बहुत सारा ऐसा मैसेज छोड़ रखा होगा, आपने मुख्यमंत्री के पास तो लाखों करोड़ों मैसेज आप में से किए होंगे। तो जब जवाब उनके पास नहीं है तो जवाब मेरे पास कहाँ से होगा। लेकिन कुछ थोड़ा सा लिंक कहीं पर है, कुछ परिचय है, तो अपना जैसे आप मुझसे पूछे, आपको ऐसा लगा कि मैम को पता होगा, तो मैं भी किसी से पूछती हूँ कि हाँ मुझे लगता है कि शायद उनको पता होगा। तो मैंने भी वैसे लोगों से कांटेक्ट किया जो जेपीएससी ऑफिस से संबंध रखते हैं। तो मैं नाम नहीं बताऊँगी, मेरे ग्रुप में ही हैं वो लोग शामिल। तो देखिए, जेपीएससी के नोटिफिकेशन के बारे में जहाँ तक उन लोगों ने बताया मुझे, एकदम क्लियर मैं आपको बताना चाहती हूँ। उनका ये कहना था कि सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि अगस्त मंथ में आ जाएगा, अगस्त में आ जाएगा। फिर एक चीज़ और उन्होंने कहा कि अगस्त मंथ के लास्ट में संभव है, नहीं तो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद, जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा, जो कोरोना पीरियड का जो लॉकडाउन लगा हुआ है, तो ये अगर हट जाता है, ये ख़त्म हो जाता है, ये प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती है, तो फिर नोटिफिकेशन आएगा। एक बात और उन्होंने कही, जेपीएससी के अभी जो नई बहाली हुई है, 6 जेपीएससी जो क्वालिफाइड जो थे, जो ऑफिसर्स थे उनकी, तो उनकी बहाली हो चुकी है, लेकिन उनको ट्रेनिंग अभी नहीं दिया गया है। तो जब उनकी ट्रेनिंग हो जाएगी, तो जब वो ट्रेनिंग में चले जाते हैं तो फिर नोटिफिकेशन आ जाएगी। देखिए, इतनी सारी बातों को उन्होंने रखा, 3-4 बात हो गए ना, तो ये सारी बातों को उन्होंने रखा है कि या तो वो फिर ऐसा उन्होंने कहा, तो मैं वो जो उन्होंने कहा मैं आपको बता दी। तो अगर ट्रेनिंग में जाते हैं वो लोग, तो सितंबर के समय का आप वेट कर सकते हैं, नहीं तो अगस्त में ही आ जाएगा नोटिफिकेशन। और मुझे हमेशा जब मैं सो के उठती हूँ तो पर डे मुझे यही एहसास होता है कि आज नोटिफिकेशन आ गया होगा, अब मुझे ये इस तरीके से अब ये पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए, अब क्लास को और मैं तेज़ी से लेकर के चलूँ। तो मैं पर डे मेरे ये जहन में रहता है कि आज नहीं तो कल नोटिफिकेशन आ रहा है। आप कैसे ये बात सोच के चले हैं कि नहीं आएगा? हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठिए, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, आप पढ़ते रहिए। लिटरेचर की तैयारी कर लीजिए, मेंस की तैयारी कर लीजिए, प्रीलिम्स की अगर हो गई हो तो सारे अच्छे से पढ़ लीजिए अगर नहीं आ रहा है तब तक। फिर जेएसएससी के एग्ज़ाम के डेट के बारे में आपने पूछा है, तो जेएसएससी का एग्ज़ाम का डेट का कुछ भी अता पता मुझे नहीं पता चलता है। देखिए, जेएसएससी का जब फॉर्म भरा गया उसके बाद से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है। जेपीएससी को लेकर के तो कभी कुछ हरकत भी रहती है, जेएसएससी को लेकर के तो कोई हरकत ही नहीं होती है। केवल जो पिछले कुछ एग्ज़ाम लिए थे जेएसएससी ने, उस झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने, तो कुछ एग्ज़ाम जो लिए, जैसे पंचायत सचिव का एग्ज़ाम हो गया और भी दूसरे एग्ज़ाम हो गया, तो वो अभी तो वही कोर्ट केस चल रहा है उस पर ही। तो नोटिफिकेशन तो नया तो उसका तो कोई आया ही नहीं है, कोई कि एग्ज़ाम कब होगा भी कि क्या होगा, कुछ भी नहीं पता है इसके बारे में, जेएसएससी के एग्ज़ाम डेट के बारे में। कभी पेपर में भी, मैं तो पेपर रोज़ आपको दे ही रही हूँ, पेपर के बारे में सब मैं देखते रहती हूँ। जेपीएससी से रिलेटेड कोई भी मैसेज आता है पेपर में तो मैं आपको देती हूँ, लेकिन जेएसएससी के बारे में तो कभी कोई हलचल ही नहीं रहती है। पता नहीं ये आयोग किस तरीके से काम कर रहा है और क्या काम होते हैं यहाँ पर। ये लोग केवल हाईकोर्ट का ही चक्कर लगाते हैं या लोगों को चक्कर लगवाते हैं, सिर्फ इनका यही काम है, या फिर ये भी काम होता है कि एग्ज़ाम भी लेने। ये लोग अगर खुद का भी अपना लेखा जोखा देखें, कितना इन्होंने नौकरियाँ दी हैं झारखंड में अब तक। कभी कभी तो मुझे भी बहुत ज़्यादा क्रोध आने लगता है, लेकिन कंट्रोल करना चाहिए।
ज़्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए। और मैं क्या कहूँ इसके बारे में, मैं आप लोगों की स्थिति बहुत अच्छे से समझ रही हूँ कि देखिए जेपीएससी में तो आपको बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके पास टाइम टेकन है, आप 1 साल 2 साल की तैयारी चाहिए। लेकिन जेएसएससी में तो आप मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो गई होगी, रीजनिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इंटरमीडिएट से लेवल का जीके जीएस पूछा जाता है आपसे, तो या फिर ग्रेजुएशन, मतलब ये उम्मीद की जाती है जनरल स्टडी आपको आनी चाहिए, तो वो लेवल नहीं होता जो जेपीएससी का भी होता है। लेकिन फिर भी आपकी तैयारी तो मुझे लगती है प्रीलिम्स मेंस की हो गई होगी, लेकिन इसमें और भी इंतज़ार करना थोड़ा सा बहुत दुखद है, क्योंकि केवल यही तो नहीं है ना जेएसएससी। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आपने फॉर्म भर के रखा है, तो आप दूसरे भी एग्ज़ाम के फॉर्म को भर के रखे होंगे, आपको दूसरे भी तैयारी करनी है। यही होता है, डाइवर्ट आदमी बच्चा हो जाता है कि आप एक एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और उसका फॉर्म ही नहीं आ रहा है, फिर दूसरे एग्ज़ाम की तैयारी में लग गए, फिर क्या पता चलता है क्या हो कि कुछ ही दिन के बाद इसके एग्ज़ाम होने हैं, तो आप जल्दीबाजी में आप तैयारी करते हैं और एग्ज़ाम हो जाता है गड़बड़। लेकिन उम्मीद रखिए, मैं भी प्रे करूँगी गॉड से कि जल्द से जल्द इसके आ जाए डेट, ताकि आपको एग्ज़ाम देने का सही समय पे मौका मिल जाए। और चूँकि अभी तो कोरोना काल चल रहा है, बहुत हिम्मत की बात होगी कि एग्ज़ाम देने जाना एक सेंटर पे, लेकिन बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है कि लोग जाएंगे ही, देंगे ही एग्ज़ाम। लेकिन सेफ्टी के दृष्टि से देखा जाए तो बहुत रिस्क है इसमें, एग्ज़ाम देने जाने में भी सेंटर पे। यूपी में एक एग्ज़ाम होने हैं बीईओ के, तो उसमें बच्चों ने हंगामा किया है कि जो आगरा है, कानपुर जिनका सेंटर पड़ा हुआ है, तो वहाँ पर बहुत सारे केसेस हैं कोरोना के, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो इसमें जो स्वस्थ व्यक्ति है वो भी ऐसी भीड़ में जाएगा, ट्रेन से सफ़र करेगा, 5 घंटे 6 घंटे या 12 घंटे का सफ़र करके वो अपने सेंटर पे जाएगा, वहाँ किसी होटल में रुकेगा, कितने लोगों से मिलेगा वो, क्या वो होटल सैनिटाइज है या नहीं, कैसे कहाँ पर वो रहेगा, कैसे रहेगा, फिर सेंटर में जाएगा, कहीं कोई एक कोरोना पेशेंट रह गया, कितने लोगों को वो संक्रमित करेगा, बहुत सारे टेंशन। और इस टेंशन में एग्ज़ाम देना बहुत टफ काम है। मैंने 6 जेपीएससी के मेंस को लिखा है, मुझे पता है कि जब प्रेशर हो किसी तरह का एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो एग्ज़ाम देना बहुत टफ हो जाता है। बहुत लोगों के परिवार के लोग जो होंगे वो हॉस्पिटल में एडमिट होंगे। कुछ दिन पहले यूपीएससी के भी, अभी हाल ही में, मुझे जहाँ तक लगता है कल ही का ये न्यूज़ है, यूपीएससी ने कहा बिहार में जो यूपीएससी के सेंटर पे जाएगा एग्ज़ाम देने के लिए, यूपीएससी का एग्ज़ाम देने के लिए, तो उसको पहले अपना कोरोना टेस्ट का जो निगेटिव रिपोर्ट है वो दिखाना होगा, फिर उनको इंटर देने दिया जाएगा रूम में, क्लासरूम में, एग्ज़ामिनेशन वाले हॉल में। तो कितना टफ हो जाएगा। अब बताइए कि यहाँ पे तो जनरल लोगों का टेस्ट हो ही नहीं रहा है, मुश्किल से हो रहा है, कितना भीड़ रह रहा, वहाँ जाने में मुश्किल है, रिपोर्ट सही से समय पे नहीं आ पा रहे हैं। और स्टूडेंट को अगर टेस्ट करा करके अगर एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे जाना पड़े, तो एक तो एग्ज़ाम देने का तैयारी भी करना है, उसके बाद टेस्ट के चक्कर भी लगाने हैं, और रिपोर्ट कैसा आएगा, अगर किसी के पॉजिटिव रिपोर्ट आते हैं तो उसमें उसकी क्या गलती है कि वो एग्ज़ाम देने से वंचित रह जाएगा। इसमें ये तो वैश्विक महामारी है ना। अगर ये महामारी, अगर किसी महामारी से कोई पीड़ित है, तो इसमें उस व्यक्ति की क्या गलती है, और उसको मौका क्यों नहीं मिलेगा यूपीएससी के एग्ज़ाम देने का? उसको भी मौका मिलना चाहिए। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर कोई प्रीलिम्स के एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं इस पीरियड में, तो उसको स्थगित करना या उसके डेट को आगे बढ़ाना भी चाहिए। लेकिन जेएसएससी का एग्ज़ाम डेट दे देना चाहिए इसलिए, या फिर कुछ भी नोटिफिकेशन निकाल देना चाहिए, हाँ कोरोना के बाद इसके एग्ज़ाम को ले लेंगे, या इस पीरियड का ये ख़त्म हो जाता है पीरियड, तो ताकि बच्चे और थोड़ा सा उम्मीद के साथ पढ़ाई करें, थोड़ा तेज़ी ला दें। मैं यूट्यूब के साथ जुड़ी हूँ, मुझे पता है कि अगर कोई भी नोटिफिकेशन आता है, व्यूज़ बढ़ने लगते हैं अचानक से, वीडियोस के अचानक से लोगों में ये हो जाता है नोट्स लेना है मैम के, अचानक से बढ़ना शुरू हो जाता है। मैंने देखा है इस चीज़ को। और फिर जब होता है, फिर बच्चे शांत रहते हैं, फिर नहीं पढ़ेंगे। तो अगर आप उम्मीद दे देते हैं तो फिर बच्चे पढ़ने में लगे रहेंगे, कम से कम
उनको ये पता होगा कि हाँ एग्ज़ाम होने वाले हैं। आप तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, आप तो सरकार तो एकदम शांत हो गई है। कुछ तो बोलना चाहिए ना, कुछ तो बोलना चाहिए ताकि बच्चे धैर्य रखें इस चीज़ को लेकर के कि हाँ सरकार नौकरी देगी। जो उम्मीद तोड़ते जा रहे हैं लोग, तो उम्मीद बन जाएगी। जब भी अगर कोई आता है, वैकेंसी आता है, तो फिर से आप लोगों की उम्मीद बढ़ जाएगी। और मैं भी ये उम्मीद करूँगी कि जल्द से जल्द आप लोगों के प्रॉब्लम जो हैं इस तरीके से जो सरकार से संबंधित हो तो वो आपके सॉल्व हों। अब है नेक्स्ट है कि मेरे नोट्स को कैसे पढ़ें, मतलब आपके नोट्स को। यह मैंने प्रश्न मेरे खुद को लिखा है कि मैम आपके नोट्स को किस तरीके से पढ़ें, क्योंकि जिन्होंने मेरे नोट्स को ले रखे हैं तो उनको पता है कि बहुत सारे नोट्स हैं, बहुत सारे अलग अलग। देखिए जो मेन सब्जेक्ट है वो तो है झारखंड का इतिहास, झारखंड का भूगोल, झारखंड की अर्थव्यवस्था, झारखंड की राज व्यवस्था, झारखंड की कला और संस्कृति, झारखंड के साहित्य और साहित्यकार, झारखंड के शिक्षण संस्थान, झारखंड के प्रमुख व्यक्तित्व। ये ऐसे कुछ नोट्स हैं जो जीएसएससी के लिए हेल्पफुल हैं। और कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट है जिसमें जैसे आपदा प्रबंधन हो गया, झारखंड का जंगल प्रबंधन हो गया, या फिर पुनर्स्थापन या पुनर्वास नीति हो गया, या औद्योगिक नीति, औद्योगिक विकास हो गया। तो ये कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट है जो केवल जेपीएससी में पढ़ने हैं, या एसपीटी एक्ट हो गया, सीएनटी एक्ट हो गया। तो ये सारे मुख्य नोट्स हैं। मैं आपको क्या बताऊं, आप सिलेबस जो है ना, सिलेबस निकालिए, सिलेबस में जो टॉपिक दिया हुआ है उसको देखिए, और मेरे नोट्स को में वो टॉपिक ढूंढिए कि कहाँ पर वो नोट्स रखा हुआ है, और उसको एक तरफ कर लीजिए। वो सारे को, हिस्ट्री को एक तरफ कर लीजिए, ज्योग्राफी को एक तरफ कर लीजिए, सारे को जो मेन जो भाग हैं उसको। बाकी के जो 29-30 प्रैक्टिस सेट मैंने दे रखे हैं तो इसको एक साइड कर लीजिए। जो मैंने टेस्ट दे रखे हैं अलग से 15 टेस्ट है अब तक मैंने आपको दिया है, बाकी के टेस्ट मैं नेक्स्ट मंथ में स्टार्ट करूँगी। तो ये टेस्ट आप एक तरफ कर लीजिए, टेस्ट एक तरफ हो गया, प्रैक्टिस सेट्स एक तरफ हो गया, और बाकी के जो मेन नोट्स हैं जो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में मैंने आपको दिया है, तो ये नोट्स को आप एक अलग कर लीजिए। सब अलग अलग भाग हो गए। अब आप क्या कीजिए कि वीडियो देखिए। जैसे ज्योग्राफी आपने सोचा, ज्योग्राफी में स्टार्ट करने इसलिए बोलती हूँ कि थोड़ा सा आपको समझ हो जाए झारखंड के बारे में, फिर उसके बाद आगे दूसरा सब्जेक्ट आप पढ़िए। तो ज्योग्राफी जैसे आप सबसे पहले स्टार्ट करें तो वीडियो देखिए, फिर नोट्स पढ़ लीजिए तुरंत। नोट्स मुझे लगता है 2 दिन में आप पढ़ लीजिएगा अगर वीडियो देख लीजिएगा तो। अगर टारगेट कर लीजिए कि 2-3 दिन में मुझे ज्योग्राफी ख़त्म करने हैं, 2-3 दिन में आपको पूरे नोट्स पढ़ लेने हैं। फिर उसके टेस्ट लगा लीजिए। इसीलिए मैंने सब्जेक्ट वाइज टेस्ट लिया, अलग अलग सब्जेक्ट करके, ताकि आपके पास उसके अच्छे खासे क्वेश्चन के कलेक्शन हो। तो आप ज्योग्राफी का टेस्ट लगा लीजिए, ज्योग्राफी टेस्ट लगा लीजिए। फिर इसी तरीके से इतिहास विषय पढ़िए, इसी तरीके से पॉलिटी पढ़िए। करंट अफेयर्स को मैं ज़्यादा से ज़्यादा वन लाइनर जीके में ही दी हूँ, और आपको टेस्ट में मिल जाएंगे वो करंट अफेयर्स के टेस्ट, वहाँ लगा लीजिए। इस तरीके से करके आप पढ़ाई कीजिए मेरे नोट्स से। और बहुत ज़्यादा जिसका ज़रूरत हो, आपको ऐसा लगता हो कि हाँ ज्योग्राफी के मुझे प्रिंट निकालने हैं, या उसी के आप प्रिंट निकालिए। बहुत मैं ये आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि मैं जो प्रैक्टिस सेट आपको दे रही हूँ मैं उसका भी आप प्रिंट निकाल लीजिए, क्योंकि वो अनलिमिटेड होंगे। वो मैं आपको इसलिए मैंने बोला कि मैं आपको बंधन में ना खुद रखूँगी ना आपको रखूँगी। अनलिमिटेड जो होंगे क्वेश्चन आंसर या सेट वगैरह वो सब आपको मिलते रहेंगे। करंट अफेयर्स भी हमेशा चलते रहेगा जैसे चल रहा है। और मैं ये भी प्रयास और भी कर रही हूँ कि पिछले जो कुछ महीनों के जो करंट अफेयर्स मैंने नहीं दिए थे, जैसे कि मैं कोशिश करूँगी अप्रैल से स्टार्ट करने का, तो अप्रैल मई जून, तो ये 3 महीने के करंट अफेयर्स जो है वो एक महीने के करके मैं आप लोगों को इसको कंप्लीट करा दूँ, इसके बारे में अच्छे से पढ़ा दूँ, और ताकि ये 3 महीने पिछले 3 महीने और बाकी के वीकली जो करंट अफेयर्स मैं आपको दे रही हूँ ये वैसे ही चलते रहेगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आया होगा, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके प्रॉब्लम से संबंधित जो भी सॉल्यूशन हो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे, आपको इसको नोटिफिकेशन। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि जल्द से जल्द मैं सीएनटी एक्ट के भी क्लास जो है वो इसी चैनल पे अपलोड करूँगी, और मैं कोशिश करूँगी कि छोटा छोटा वीडियो 5-5 मिनट का, 3-3 मिनट का, 4-4 मिनट का वीडियो जो है वो अपलोड करूं, जो कि इन धाराओं से हो। अगर आप गंभीर हैं, आप चाहते हैं तैयारी करना, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।